हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज से हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हम सभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले इंग्लिश है उसके लिए पढ़ेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश सीखने के जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम बेसिकली 4 तरीक़ों से सीखते हैं, या किसी भी भाषा को भी, कोई भी भाषा हो, हम उसे 4 तरीक़ों से सीखते हैं। पहला तो रहता है हमारा लिसनिंग, दूसरा रहता है हम रीडिंग, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, तीसरा जो तरीका है वो है रीडिंग, और उसके बाद राइटिंग। तो 4 ये तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी भाषा को सीखते हैं। तो चूँकि जो ऊपर के ये 2 तरीके हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये नेटिव के लिए काम आते हैं, क्योंकि ये जो नेटिव लोग रहते हैं, मतलब जो जहाँ की जो भाषा है, जैसे हमारे यहाँ की भाषा हिंदी है, तो हमने हिंदी को पहले सुना और फिर उनको बोला, तो इस माध्यम से हमने हिंदी भाषा को सीखा, जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं। तो ये जो पहले 2 तरीके हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये अक्सर नेटिव के काम आते हैं। पर जब जो लोग नेटिव नहीं रहते, वो कोई दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग रीडिंग और राइटिंग के माध्यम से सीखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलता तो नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ के इंग्लिश और लिख के सीखते हैं। ठीक है, तो पहले 2 तरीके हमारे लिए कैंसिल हो जाते हैं, रीडिंग और स्पीकिंग। हालांकि जब हम सीख लेते हैं तो उसके बाद हम स्पीकिंग कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। और लिसनिंग, जब हम पढ़े लिखे लोगों की समाज में रहते हैं तो लिसनिंग भी शायद मिल जाती हो, पर हम लोगों को नहीं मिलती। और तीसरा है ये रीडिंग। तो ये दोनों तरीके हम करेंगे। रीडिंग और राइटिंग में जब हम इंग्लिश भाषा सीखते हैं तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण नियम बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम देखेंगे इनके में, हम ग्रामर भी पढ़ेंगे और देखते हैं कि भाषा कैसे सीखते हैं। जब कोई भी विषय हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम देखते हैं इंग्लिश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इंग्लिश की जो ऐतिहासिक यात्रा शुरू होती है, ये वेस्ट जर्मनी से कुछ लोग निकल के एक आयरलैंड में निवास करने जाते हैं, जिसका नाम होता है इंग्लैंड। और इन लोगों को आंग्ल्स कहा जाता है। तो यहाँ की ये भाषा, इसलिए इसका जियोग्राफिक हिसाब से इसका नाम इंग्लिश पड़ा, क्योंकि इस टापू को इंग्लैंड कहा जाता था। और आंग्ल उन लोगों को कहा जाता था जो इस भाषा को बोलते थे, तो उनको इसलिए हम इसे अंग्रेजी भी कहते हैं। वेस्ट जर्मनी पहले क्या थे कि लोग सब जगह तो रहते नहीं थे, जैसे कि हम मानते हैं कि आर्य भी मध्य एशिया से आए हैं, वैसे ही वेस्ट जर्मनी से लोग यहाँ गए थे और फिर वो वहाँ लैंग्वेज इंग्लिश बनी। इंग्लिश लैंग्वेज को हम मुख्यतः 3 काल खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ओल्ड इंग्लिश, दूसरा है मिडिल इंग्लिश, और जो तीसरा है वो है मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का जो कार्यकाल रहा, इसका जो ये 1400 से ईस्वी से पहले रही, और ये मिडिल इंग्लिश 1400 से ये पूर्व, ये 1400 से
ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। और ये जो मॉडर्न इंग्लिश है उसकी शुरुआत 1700 ईस्वी से अभी तक है। 1700 ईस्वी से हुई मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत। तो हमने जाना कि जो जर्मनी से निकल कर, जो वेस्ट जर्मनी से निकलकर जो इंग्लिश लैंग्वेज आई उसको 3 कालखंडों में बांटा गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश के बाद 1700 ईस्वी से जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो बहुत सारी मशीनों का निर्माण हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट, तो वो लोग निकलकर व्यापार करने के लिए अपने देश से आगे गए। तो जब वो आगे गए तो उन्होंने अपनी भाषा का भी प्रचार प्रसार किया और इसलिए यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरनेशनल भाषा बनने की जो यात्रा है वो शुरू हुई। तो जब अंग्रेज पूरे लगभग आधी दुनिया पर अंग्रेज़ों का शासन था, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, तो इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाने में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर युग भी आया, तो वो भी अमेरिका से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर युग। वहाँ भी इंग्लिश का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ की भी मदर टंग है, यहाँ की तो मदर टंग है ही है। तो वहाँ से फिर ये इंटरनेशनल भाषा में बनी। हम जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ मीनिंग के पर अंतर होता है। जैसे वो उसमें कुछ मीनिंग में साइलेंट वर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश में है, अमेरिकन इंग्लिश में हटा दिए। उन्होंने थोड़ी भाषा को सरल बनाया है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के तौर पर बहुत थोड़ा अंतर होता है। नहीं तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हम जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं या हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी इंग्लिश के नियम माने जाते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश से प्रभावित हैं। तो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। और इंग्लिश जो भाषा है, जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे ही इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। रोमन स्क्रिप्ट, इसको हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, जिसके सिंबल होते हैं ABCZ तक। ये उसके सिंबल हैं जिनको हम जानते भी हैं। इसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 आपके वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, तथा 26 रहते हैं, 21 रहते हैं। 26 पूरे लेटर होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जो एक समस्या हमको इंग्लिश बोलने और पढ़ने में तब आती है जब हम देखते हैं कि एक ही वर्ड के 2 या 2 से अधिक साउंड निकलते हैं। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे CAT और इसको पढ़ते हैं हम कैट। और जब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं CELL तो हमने इसको पढ़ा सेल। तो हमने यहाँ दोनों वर्ड C से स्टार्ट हो रहे हैं और हमने यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन का से स्टार्ट किया और यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन सा से स्टार्ट किया। तो फिर हम कैसे पढ़ पाएंगे अगर ऐसा होगा कि एक जगह C का सा निकलेगा और एक जगह C का निकलेगा। तो जो इंग्लिश है वो जब पढ़ी जाती है तो उसको IPA के माध्यम से पढ़ते हैं। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं। चूँकि ऐसा इंग्लिश में इसलिए होता है क्योंकि इसमें लेटर तो 26 होते हैं, पर इसके जो साउंड होते हैं वो साउंड 44 होते हैं, जिसमें 19 जो साउंड रहते हैं ये वोवेल होते हैं और 25 साउंड कॉन्सोनेंट। इसमें अभी 12 जो साउंड रहते हैं वो प्योर वोवेल रहते हैं, बाकी मिक्स जो और बचते हैं वो मिक्स रहते हैं। ऐसे ही एक कॉन्सोनेंट के भी प्रकार हैं,
वो अलग विषय है। जब हम कभी अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में समझ लेंगे किसी वीडियो में। वैसे हमें आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जब भी हमें कोई भी मीनिंग देखना पड़ता है या उसका जो हमसे पढ़ते नहीं बनता है, तो अब सीधा मोबाइल में टाइप करते हैं और उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे बोला जाता है। तो हमको ये IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इसको सीखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इसमें जैसे इसमें 44 वर्ड होते हैं, 44 साउंड होते हैं, तो IPA ने 44 साउंड के लिए 44 लेटर हैं। ये IPA जो है ये लैटिन भाषा से इसके सिंबल लिए गए हैं, इस IPA के। तो उसी माध्यम से हम इसको पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए हमको IPA अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें को IPA की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखेंगे ये लैटिन और ग्रीक दो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। इनसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आए हैं, क्योंकि ये साइंस से जुड़ी हुई भाषाएं हैं, लैटिन और ग्रीक। लैटिन, ग्रीक। जब साइंस का विकास हुआ तो हमें साइंस के लिए एक ऐसी भाषा का चुनाव करना था जिसमें परिवर्तन ना हो। भाषाओं में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो उसमें समय के साथ परिवर्तन आता है, पर जो लैटिन और ग्रीक भाषाएं हैं अब ये लगभग किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा नहीं बोली जाती हैं, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है, अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमने इन साइंस के लिए इन भाषाओं को चुना है। कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति के अनुसार हम किसी भी चीज़ का नामकरण साइंस में इन्हीं भाषाओं के आधार पर करते हैं। इसलिए अब साइंस में बहुत सारे शब्द, इंग्लिश में बहुत सारे शब्द इससे लैटिन और ग्रीक भाषा से आए हैं, जिनका आपको आगे पता चलेगा। तो ये हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इसमें 26 लेटर होते हैं जिनको ABCD जिनको हम जानते हैं, और 44 साउंड होते हैं। इसमें 19 वोवेल साउंड होते हैं और 25 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जिसके कारण इसमें एक से एक जो सिंबल रहता है, तो इसका रोमन लिपि का जो 1 सिंबल रहता है वो एक से एक या एक से अधिक साउंड क्रिएट करता है, और इसको हम IPA के माध्यम से पढ़ या समझ सकते हैं। कॉन्सोनेंट में T आनी थी। अब हम देखेंगे, तो इस प्रकार हमने आज इंग्लिश के थोड़ी बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझा और इंग्लिश के बारे में जाना कि उसमें साउंड कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं, ये सब उसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। अब आगे से हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये पूरी उसका ग्रामर वाला पार्ट पढ़ेंगे। और आपके लिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, आपको बताना है कि जब भाषा ये लैंग्वेज आती है तो इसमें कौन ग्रामर से भाषा बनाई गई है या भाषा से ग्रामर निकल कर आई है, मतलब किसको कौन पहले आया है, ग्रामर पहले आई होगी या भाषा पहले आई हुई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको अगली वाली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।